excited and the disposable income has gone higher. मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की, HDFC बैंक की। टाइटन ने जिस प्रकार से कहा कि उनकी ज्वेलरी सेल्स वापस आ चुकी हैं, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर ने भी हमें बताया कि उनका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, जो उन्होंने हमें क्वार्टरली अपडेट दी है, उसके अनुसार डिमांड इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या प्रमुख कारण है कि इंडियन कंज्यूमर इज़ बैक? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले एक साल में हमने कई बड़े सेक्टरों में देखा है एक प्रकार की जॉब क्रिएशन हुई है। सबसे अव्वल दर्जे पर है आईटी, उसके बाद स्टार्टअप इकॉनमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन सेक्टर्स के अंदर हमने देखा है डिमांड वापस आई है। डिमांड वापस आने से हायरिंग चालू हुई है और वेज अर्थात जो सैलरी हाइक्स हैं वह भी काफ़ी अच्छी हैं। जाहिर है जब देश तरक्की करता है, जॉब क्रिएट होती हैं, डिस्पोजेबल इनकम आती है, तो आप अपनी जो स्पेंडिंग पावर है उसको भी बढ़ाते हैं। आप और हम एक कंज्यूमर हैं और हम अपनी परचेजिंग पावर जब बढ़ाएंगे जब हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और हमें नियर टर्म विजिबिलिटी दिखती है। इस समय दोनों ही फैक्टर एट प्ले हैं। सर्विस सेक्टर में और कुछ स्किल्ड लेबर्स को इस समय डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, इसकी वजह से उनकी जो EMIs हैं उनमें उनको मार नहीं पड़ रही है। और विजिबिलिटी इस समय मैं बोलूँगा फिंगर्स क्रॉस्ड भी अच्छी है, क्योंकि थर्ड वेव का अभी तक तो कोई भी एक प्रकार का हमें भय नहीं लग रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है दैट इंडियन कंज्यूमर कुड बी द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर। तो शेयर बाज़ार में हमने देखा कि किस प्रकार से होटल स्टॉक्स, ज्वेलरी स्टॉक्स, कार कंपनीज, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग अ कम बैक। एक साल पहले जहाँ पर हाहाकार मची हुई थी कि कंजम्पशन और कंज्यूमर का सेंटिमेंट क्या होगा, मगर एक साल बाद लगता है दैट इंडियन कंज्यूमर इज़ बैक ऑन ट्रैक और वो ऐसी कैटेगरीज में स्पेंड कर रहा है जो कि नेसेसरी कैटेगरीज नहीं है, जो कि साबुन, तेल और बिस्कुट से जुड़ी हुई नहीं है, मगर वह है ट्रैवल, टूरिज्म और डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर। और आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसी कंपनियों को जिनको कोरोना की काफ़ी मार पड़ी थी। पहला तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर। आज हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर इंडियन होटल्स के CEO जुड़े थे और उनका मानना है कि हालांकि बिजनेस ट्रैवल अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, मगर जो लीजर ट्रैवल है, जो छुट्टियों की डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर जो ताज की जो बुकिंग्स हैं वह काफ़ी अच्छी हैं। उनका यह मानना है कि अगर लीजर ट्रैवल तो वापस आ चुका है, मगर बिजनेस ट्रैवल भी अगर अगले 3-4 महीने में वापस आता है तो इंडियन होटल अपनी प्री कोविड लेवल पर पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अर्थात होटल इंडस्ट्री को इस पूरे कोविड काल में काफ़ी बड़ी मार पड़ी है, मगर इंडियन होटल इस पूरे कोविड क्राइसिस में एक प्रकार का विनर इमर्ज हुआ है। जब सब हॉस्पिटैलिटी कंपनीज एक तरह से कॉस्ट काट रही थी, अपना जो ग्रोथ थी उस पर लगाम लगा रही थी, इंडियन होटल ने उस डाउनटर्न को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, विच इज़ दैट दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज स्ट्रॉन्ग एंड बिकॉज द डाउनटर्न टर्न्ड आउट टू बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आने वाले दिनों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? दशहरा का वीकेंड आ रहा है और मैं पर्सनल अनुभव से कह सकता हूं कि इस समय अगर आप किसी भी लेजर डेस्टिनेशन पे जाना चाहें तो एक होटल बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो पुनीत जी, हमारे साथ इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि क्या इंडियन होटल सेक्टर अर्थात इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस समय कोरोना काल के कष्ट से पूरी तरह से उभर चुका है? देखिए, सेक्टर में जो टर्मोल आया था वो 18 से 20 महीने तक काफी ज्यादा था। उसको एकदम से रूल आउट करना बहुत मुश्किल है, बट ये सच है कि पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड वेव के बाद अप्रैल में,
उसके हिसाब से बाउंस बैक जो है काफी जल्दी हुआ है एंड प्री कोविड लेवल के आप कम से कम ये कह सकते हैं 70% या 75% तक का रेवेन्यू वापस आना शुरू हो गया है, खासकर सितंबर मंथ में। और जैसे ही आपने बोला कि दशहरा का वीकेंड या नवंबर में दिवाली भी है, तो इसमें हमारी जो बिजनेस ऑन द बुक्स जो हम कहते हैं उसकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। मंथ ऑन मंथ ऑक्यूपेंसीज बहुत इंक्रीज कर रही हैं। तो जब ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज करता है तो रेट अपने आप एवरेज रेट पर रूम भी इंक्रीज हो जाता है। जहां हम अभी थोड़ा सा जिसे कहते हैं पेशेंस की जरूरत है, वो इवेंट्स में है, वो वेडिंग्स में है। लार्ज गैदरिंग्स अभी भी बहुत स्टेट्स में अलाउड नहीं है एंड फॉर द राइट रीजन। आई थिंक सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो जैसे जैसे ये सब बिजनेस वापस आना शुरू होगा, खासकर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में, आई थिंक वी विल easily cross the pre-COVID level of revenue। और जो भी मतलब हम सुन रहे हैं अभी तक थर्ड वेव के बारे में, my personal take is कि अगर आई भी तो bounce back will be much faster and sharper versus the first wave, as we have also seen in the second wave। पुनीत जी, पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग करी है। नए अब प्रोसेसेस एक तरह से इस्टेब्लिश हुए हैं, जहाँ पे एक्सेस कॉस्ट थी, जहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा था, उसको कम करा गया है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि जब डिमांड वापस आ रही है और क्योंकि आपने एक काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कॉस्ट कटिंग करी है, तो जब रेवेन्यू वापस आएगा और जब डिमांड जब वापस आएगी तो आपका जो मुनाफा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट कम हो चुकी है और बिजनेस अब नॉर्मल हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को वंस इन 100 इयर्स मौका मिला अपना कॉस्ट बेस रीएडजस्ट करने के लिए। बट एज इंडियन होटल्स और पॉपुलरली कॉल्ड एज ताज ग्रुप, हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट कटिंग करी। हमने कोई ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लिए और अपने पूरी स्टाफ वर्कफोर्स का हमने वैसे ही ख्याल रखा जैसे प्री कोविड था या आज की डेट में है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो विकेट है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, बिकॉज अगर आपका कॉस्ट बेस परमानेंटली थोड़ा सा नीचे चला जाता है दोनों वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में, देन वंस यू रीच प्री कोविड लेवल रेवेन्यू तो आपका मार्जिन इंक्रीज कर जाता है। अगर आपका मार्जिन इंक्रीज करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो दैट मीन्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एंड ऑल अदर पैरामीटर्स इंप्रूव। तो इसलिए आई थिंक कि जैसे जैसे बिजनेस वापस आता है वैसे वैसे इस विकेट पे, इस कॉस्ट बेस पे इंडस्ट्री इज ऑन अ सॉलिड फुटिंग। पुनीत जी, जब सब हॉस्पिटल कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, इंडियन होटल्स ने अपना एक्सपेंशन नहीं रोका। आप हर साल 12 से 15 नए होटल्स ऐड कर रहे हैं और आपने पिछले 12 महीनों में भी ऐसा करा है। तो आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंस था जब इंडस्ट्री का रेवेन्यू एक तरीके से ठप हो चुका था, फिर भी आप एक्सपैंड कर रहे थे? रियल एस्टेट जो है एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, नंबर वन। तो देयर इज नो होटल जो 1 साल में या 2 साल में एमोटाइज हो जाता है। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज होटल्स आर एंटी सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो एंड यू आर नॉट एंटरिंग एट द टॉप ऑफ द साइकिल, बिकॉज ऑलरेडी द रिटर्न्स आर वेरी नैरो। Number 3, हमारा change in business model है। We have gone very strongly into asset light growth। तो पिछले almost 4 साल में हमने 70 new contracts add किए, which is a bit around like 16 hotels a year, जो हमने 15 तक बोला था। तो let's say we have averaged more than 16, and in one of the years we even went up to 27 contracts in 1 year। So all these contracts, with the exception of 3 contracts, are all on an asset light model. Asset light model means
फी बेस्ड बिजनेस पे, और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं दे टेक द रियल एस्टेट रिस्क, वी टेक द मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट में गिवन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी, जिसके 120 AGM हो चुके हैं, जिसका पहला होटल 1903 में खुला था, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव ओवरकम सो मेनी क्राइसिस। तो कोविड में भी हमने सोचा दिस टू शैल पास, बट आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एटलीस्ट 15 to 20 years। अगर हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो टर्म है कम से कम 15 साल होती है, और हम कोशिश करते हैं कि लंबी से लंबी हो। तो इसलिए आई थिंक वी वर एबल टू फॉलो थ्रू विद आवर स्ट्रेटजी। नंबर 4 and the last important point, zigzag strategy does not work। क्राइसिस कोविड का आया था, आने वाले कुछ सालों में कोई और क्राइसिस आएगा, 10 साल बाद फिर कोई और क्राइसिस आएगा। क्राइसिस कीप कमिंग एंड गोइंग। The job of the management is to navigate through the crisis and not change the mid to long term strategy। And growth जो है एक किसी भी कंपनी के लिए is a part of the mid and long term strategy, because अगर आप growing company है तो आपकी सिर्फ top line और profitability नहीं बढ़ती, आपके जो employees हैं, जो आपके जो साथी हैं, उनको एक growth का chance मिलता है, वो भी नई नई चीजें सीखते हैं, उनकी पोजीशन बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन एट अ नेशनल लेवल जीडीपी में बढ़ती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस ग्रोथ, एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर एनी कंपनी एंड डेफिनेटली आल्सो फॉर इंडियन होटल्स। पुनीत जी, आप 18 आवर्स स्वदेश में आए, आप ने हमारे साथ चर्चा करी, आपने हमें बताया कि किस प्रकार आपने एक एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 18 आवर्स स्वदेश में जानी मानी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिरोशा गोदरेज भी आए थे। उनका मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक शानदार टर्न अराउंड हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने नोएडा का एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा था कुछ दिन पहले, एक सिंगल डे में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 600 करोड़ से भी ज़्यादा की बिक्री करी थी। जाहिर है जब इस तरह के आंकड़े आप देखते हैं तो इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर 5 से 8 साल की मंदी में था, वहाँ पर डिमांड वापस आने लगी है। ऐसा क्यों हुआ, आइए उनसे जानते हैं। You know, I think the real estate sector has been long overdue, the recovery we are currently seeing. If you look back, I think it was really last in about 2012 that the sector was doing well. And over that 9-year period, we've seen a pretty significant downturn, and various things have kind of extended that downturn, be they demonetization, the introduction of GST, the introduction of the Real Estate Regulatory Act, and of course, most recently, the pandemic. I think given the kind of time frame that we've had this downturn for, of 8 or 9 years, we do think that now the next leg of the cycle has begun, and that it will last a few years. And again, this is nothing very different from a typical real estate cycle. When things get good, developers tend to overbuild, a little bit of oversupply gets created, and that takes its time to work its way through the system. And on the other hand, when things get tough, as they have been over the last 3 or 4 years, not enough supply gets created. A lot of developers actually go out of business, further constraining supply. Which in turn then leads, as demand picks up, to more tight supply conditions, better pricing. And we think that's the typical cycle that we're going through, and which should lead to a few good years ahead for the sector. So what is your view? Do you think the inventory only has got reduced, or now new demand is coming for fresh construction also? Yeah, I think the inventory is getting reduced because of the fresh demand that is coming in. So certainly, I think, while we've not released the results, so I can't get into the details, but we've seen an excellent quarter in the second quarter from a sales perspective. We had a similarly excellent quarter in the fourth quarter of last financial year. And while there was certainly an interruption with the second wave, given the ferocity with which that wave hit us, we do think that over the last nearly 1 year now, aside from the second wave, the sector has been seeing good traction. And I think that is a result of people coming back to the market, people realizing that affordability for the sector is probably the best it's ever been these days, given where interest rates are.
given the fact that property prices have been quite flat over the last many years. So we are seeing a lot of new demand come in, and we expect to see that momentum only increase in strength over the next couple of years. तो चलिए, स्वदेश आर में आपने देखा अभी तक का बिग इंटरव्यू, और अब मैं आपके साथ कविता थपलियाल रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। और सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर बाजार की। दिन भर का पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा। डिम्पी, आज किस तरह का कारोबार हुआ बाजार में? आज पूरी तरह से मार्केट उल्टा दिखा, यानी कि आज तेजी वाला था। आज सुबह से जो इंटरनेशनल संकेत पॉजिटिव थे, बाजार ने 100 पॉइंट की भारी भरकम गैप के साथ आज ओपनिंग की और दिन भर खबरें भी काफ़ी आती हुई दिखी हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, आज पीरामल एंटरप्राइजेस को लेकर एक खबर आई कि अपने फार्मास्यूटिकल कारोबार को अलग कर रही है। फिर आज दूसरा इंपॉर्टेंट जो मार्केट का हिस्सा था कि कोल और जो गैस से जुड़े हुए शेयर्स थे, उसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी और आज टाटा मोटर्स का शेयर 12% बढ़कर बंद हुआ। एक खबर टीसीएस के नंबर्स को लेकर भी है कि कल नंबर्स आएंगे, ठीक उससे पहले 2% शेयर बंद हुआ है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़कर आ रही है। और लास्ट है एमपीसी की बैठक, यानी कि आरबीआई की बैठक चल रही है जो कल ब्याज दरों पर अपना फैसला सुना देगी। पोल ये कहता है कि किसी तरह का दरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब आते हैं मार्केट पे। आज का जो मार्केट है उसके अंदर आपको क्लियरली मोमेंटम दिखेगा। आज बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी आज जोर लगाया। मझोले और छोटे कैटेगरी के शेयर्स, उसके अंदर भी आज काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी, स्पेशली 12 बजे के बाद, जब बड़े शेयरों ने अपनी बढ़त को खोया नहीं। आज जो गेनर्स बने हैं वो थे टाटा ग्रुप के 5 में से 2 शेयर्स, जिसमें टाटा मोटर्स और टाइटन दोनों ने करीब 10% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 57 मिनट के अंदर अपनी 25,000 गाड़ियां SUV 700 को बुक कर दिया। उसका इंपैक्ट दिखा। आज ये शेयर करीब 5% ऊपर था। मारुति सुजुकी और इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स थे जिन्होंने आज मार्केट को काफ़ी जोश भरा है। आज जो शेयर्स टूटे वो थे ONGC, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी आज नुकसान ही देखने को मिला। कोल इंडिया, HDFC और बजाज फिनसर्व, ये कुछ एक शेयर्स आज आपको कमजोर होते हुए दिखे। मिड कैप श्रेणी के अंदर जो आज तेज चले हैं, फिर से रियल एस्टेट का बोलबाला था। आज रियल एस्टेट इंडेक्स अपने आप में 6% चला और उसमें ओबरॉय रियलिटी, पेज इंडस्ट्रीज और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये बहुत अच्छे से मजबूती के साथ चले। पेज इंडस्ट्रीज में बकायदा 10% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ। इसके अलावा मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको ऑयल इंडिया, फोर्टिस और नवीन फ्लोरो, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जिनके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक आपसे बात करूं तो आज का सबसे बड़ा आई बॉलर जो था, जिसको कैच कर रहा था, वो था रियल एस्टेट। उसमें शोभा, ओबरॉय और गोदरेज ने काफ़ी मजबूती दिखाई है। ऑटो सेक्टर के अंदर टाटा मोटर्स की लीडरशिप थी और साथ ही अशोक लेलैंड भी काफ़ी अच्छा चला। और अगर आप वीकनेस की बात बोलेंगे सेक्टर में, तो गैस सेगमेंट के अंदर थोड़ा वीकनेस था, जिसमें गुजरात गैस, HPCL और GSPL, ये शेयर हमको कमज़ोर बंद होते हुए दिखे। शुक्रिया डिम्पी। कल दिग्गज IT कंपनी TCS के नतीजे आएंगे और कंपनी के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे से। शरद, बता, आपका अनुमान क्या कह रहा है? हेडलाइन आंकड़े की बात कर लेते हैं। डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है, 4% का एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहा है। अच्छी डील्स हो रही है, स्पेशली आपके डिजिटल साइड में, तो एक अच्छी रेवेन्यू के लिए बम्प अप एक्सपेक्टेशंस है। एबिट के बारे में बात करें तो उनमें भी ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ देखने मिलेगा। तकरीबन 12,300 करोड़ तक का एबिट रहेगा। और मार्जिन्स में एक अच्छी पॉइंट मैंने नोटिस की है कि ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स ग्रो करेगा आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 26% पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। याद रखिएगा कि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद टॉप लाइन ग्रोथ पे जो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट 7.5% का अनुमान है ग्रोथ का। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% रेवेन्यू ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ टर्म्स में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो ओवरऑल डील्स है, सारे सेगमेंट्स में जो है अच्छी डील्स की जो है सेगमेंट में होप है। और उसके अलावा आपके जो डिजिटल साइड है, जो ऑलमोस्ट 40 to 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री भी हम लोग नोटिस करेंगे। और एक्सपेक्टेशन से स्ट्रीट की कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसमें जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली। ओवरऑल जो अगर बात करें तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की, उस पर फोकस रहेगी स्टॉक पे। और मार्जिन आउटलुक के भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है एट्रिशन रेट्स जो है बहुत बड़े हैं और वो एक कंसर्न है कंपनीज के लिए, और वो कैसे उसके डील करते हैं उस पर भी जो है फोकस रहेगी हमारी। तो ये है TCS की प्रीव्यू।
चलिए, तो ये है अनुमान टीसीएस के नतीजों का, लेकिन कल मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी और अनुमान क्या कह रहा है, ईटी नौ स्वदेश के पोल से क्या कुछ निकल कर आया है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं पोल्स की हाईलाइट हमें देने के लिए। तो पूजा बताएं, जो पोल करवाया है उसमें क्या मुख्य बात निकल कर आई है? जी, इस पॉलिसी पर हमने काफ़ी सारे बैंकिंग एक्सपर्ट और बाजार के जानकारों से बातें की और सभी का मानना है कि कल की पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगातार 7वीं 8वीं बार होगा जब आरबीआई की जो ब्याज दरों में जो एक्शन होगा वो स्टेटस को ही रहेगा। तो यहाँ पर 100% जानकार ये मान के चल रहा है कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिसी स्टेटमेंट का रुख कैसा होगा, तो यहाँ पर 75% जानकारों का मानना है कि न्यूट्रल कमेंट्री देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा महंगाई को लेकर था, क्योंकि आरबीआई ने जो महंगाई प्रोजेक्ट की थी वो 5.7% की थी और अगस्त में हमने देखा था महंगाई अपने 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो अगला सवाल हमारा इसी को लेकर था कि क्या आरबीआई 2021-22 के लिए महंगाई दर के अनुमान में कुछ कमी करेगी। तो यहाँ पर भी करीब 75% जानकार मान के चल रहे थे कि नहीं, यहाँ कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल को लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो महंगाई दर को लेकर यहाँ पर कटौती का अनुमान नहीं है। इकोनॉमी में फिर से अब रिकवरी धीरे धीरे चालू हो चुकी है। तो जीडीपी को लेकर अब हमारा अगला सवाल था, क्योंकि आरबीआई ने 9.5 का टारगेट जो था वो तय किया था। तो आरबीआई जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य में क्या कोई बदलाव करेगी। तो यहाँ पर करीब 75% जानकारी ये मान के चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह से तेज़ी से रिकवरी यहाँ पर इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। आखिरी सवाल था कि इस बार जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें फोकस कहाँ रहेगा। तो करीब 4-5 चीज़ें थी जहाँ पर कि फोकस दिखाई दे रहा था। पहले तो विदेशी हालातों को लेकर कमेंट्री क्या आती है आरबीआई की तरफ से, इसमें इंक्लूडिंग चीन, किस तरह के कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा कमोडिटी प्राइजेस में जो लगातार एक बढ़त हो रही है, क्या असर पड़ेगा उसका महंगाई पर। इन भारत की फिजिकल सिचुएशन जो अभी तक सरकार काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर रही थी, इसको लेकर क्या कमेंट्स आते हैं। और आखिर में कच्चे तेल की चाल और लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है आरबीआई, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए, शुक्रिया पूजा। पिरामल एंटरप्राइजेस ने बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है और कंपनी अपने फार्मा बिजनेस को अलग से लिस्ट कराएगी। डीमर्जर के ऐलान के बाद हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल से बात की। सुनते हैं ये पूरी बातचीत। जैसा भी आपने बताया हमें कि 10 इयर्स पहले आपने डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस सेल किया था, उसके बाद भी आपने ब्रिक बाय ब्रिक उस 10 साल में 3 सेगमेंट्स में ये बड़ा एक फार्मा बिजनेस बना लिया है और उसका ही आज डीमर्जर हो रहा है। अगर आप थोड़ा रनवे ऑफ ग्रोथ, आगे के प्लान्स फार्मा बिजनेस में क्या गेम प्लान है पिरामल ग्रुप का, ये थोड़ा शेयर कर सकते हैं? तो पिरामल ग्रुप में जो फार्मा बिजनेस है उसको ग्रोथ के लिए हम लोग दोनों एक्विजिशंस भी देख रहे हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फार्मा बिजनेस समझिए अब 15-16 महीने पहले हमने फंड रेज किया था कार्लाइल के साथ, जिन्हें हम 20% इक्विटी दिए थे और वो उस समय वैल्यूएशन $2.8 बिलियन था। तो उसके तहत काफी इक्विटी आ गई है आज हमारे पास और हम आगे चल करके दोनों एक्विजिशन भी करेंगे और ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे। तो पिछले 12 महीनों में हमने 3 एक्विजिशंस किए हैं। उसमें से एक तो एक्विजिशन था, 2 एक्विजिशन सीडीएमओ स्पेस में था और एक इनहेलेशन एनेस्थीसिया में। और ऑर्गेनिकली भी हम लोग बढ़ा रहे हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इन्वेस्टमेंट्स प्लांट में, ताकि कैपेसिटी बढ़े और डिमांड तो है ही, उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। मिस्टर पिरामल, आपने बताया कि 15% का ब्लेंडेड ग्रोथ आप देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है आपकी कि शायद इससे बेटर हो सकता है और ये तीनों बिजनेसेस बहुत स्केलेबल लग रहे हैं, आपने बोला। एट द ग्रुप लेवल आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5-7 इयर्स में कुछ कितना टर्नओवर ब्लेंडेड अचीव किया जा सकता है? देखिए, मैं ये फोरकास्ट देना तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आजकल ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। यही कह सकता हूँ
कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने ग्रोथ करते आए हैं और अब लगता है कि ये रफ्तार कुछ बढ़ेगी। जी, बस इतना बता दीजिए कि ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं आपके CDMO, हॉस्पिटल जेनरिक्स और वेलनेस वाला सेगमेंट, इसमें बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें फार्मा बिजनेस तो क्या होने वाला है? ऐसे तो तीनों ही सेगमेंट अच्छे हैं ग्रोथ के लिए, क्योंकि डिमांड देखेंगे तो सभी में है और हमारा मार्केट पोजीशन भी अच्छा है। इसमें सबसे बड़ा अगर टर्नओवर में देखेंगे तो CDMO है, फिर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स है और फिर जो OTC बिजनेस है। लेकिन तीनों में ग्रोथ तो है ही। इसमें यह भी कहूंगा कि आज अबाउट 93% हमारा टर्नओवर इंटरनेशनल टर्नओवर है और तो ये काफी ग्लोबल, ये बिल्कुल ग्लोबल बिजनेस है। So business मैन्युफैक्चरिंग भी काफी अमेरिका, US में है, कनाडा में है, UK में है और भारत में है। सर, जिस हिसाब से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, लार्ज ग्लोबल फार्मा इनोवेटर्स और हर तरह के बिग फंड सब इंडिया की कंपनीज को अपना स्टेक आय कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ग्रोथ में। इनफैक्ट अब मैं कुछ M&A का डेटा देख रहा था, लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा M&A इधर ही हुआ है, हेल्थ केयर, वेलनेस, फार्मा वगैरह। तो आपको भी लोग अप्रोच कर रहे होंगे पार्टनरशिप्स, टाई-अप्स के लिए ग्लोबल कंपनी, क्योंकि आपका बिजनेस अब अलग हो जाएगा तो उनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं चाहिए तो उनको सिर्फ फार्मा में आ सकते हैं। तो ऐसे पार्टनरशिप तो हम लोग कोई इक्विटी पार्टनरशिप नहीं देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूर आ रही है, जाकि प्रोडक्ट्स हम लोग सप्लाई कर सकें, उनके लिए टेक्नोलॉजी कर सकें, ये तो बढ़ ही रहा है। मिस्टर पिरामल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद द टाइम्स नेटवर्क, being such a supportive and such a support for us. Congratulate you on this taking forward. I'm sure your shareholders are very happy at the value unlocking which is happening now. Thank you so much for your time. Thank you. आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में कन्वीनियंस स्टोर्स लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेल ने 7-Eleven के साथ एक मास्टर फ्रेंचाइज करार किया है। पहला 7-Eleven स्टोर जो है मुंबई के अंधेरी ईस्ट में शनिवार को खुलने जा रहा है और इस पर तमाम डिटेल्स के साथ सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, क्या है तमाम डिटेल्स स्टोर के लॉन्च को लेकर, बताएं। एक आदमी का घाटा तो दूसरे का मुनाफा, बस यही हो रहा है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के साथ। बस चंद ही दिनों हुए हैं कि हमने सुना था कि 7-Eleven ने अपनी अनुबंधी की संपत्ति की थी फ्यूचर ग्रुप के साथ, पर आज हमें खबर मिल रही है सुबह सुबह कि रिलायंस रिटेल अब 7-Eleven के स्टोर्स लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, और उसका पहला स्टोर बस 2 ही दिनों में हो रहा है। दैट इज 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को शनिवार के दिन को उनका पहला स्टोर खुलेगा मुंबई में अंधेरी के एरिया में, और ये उनका पहला लॉन्च होगा। ये एग्रीमेंट है मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, और 7-Eleven के साथ। ये 7-Eleven स्टोर काफ़ी तेज़ी से खुलने वाले हैं। पहला स्टोर तो अंधेरी में खुलने वाला है, पर कंपनी ने बताया है कि वो देश भर में तो खोलेंगे ही, पर पहले उनका फोकस होगा ग्रेटर मुंबई में, सारे नेबरहुड्स में, कमर्शियल एरियाज़ में फोकस करेंगे स्टोर्स ओपनिंग के लिए। और उनका मेन एम है कि कस्टमर्स को, शॉपर्स को एकदम यूनिक स्टाइल का कन्वीनियंस स्टोर दे जो वो प्रोवाइड करेंगे। अगर हम देखें 7-Eleven एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है जो नाम मेनली उनका बहुत बड़ा नाम है कन्वीनियंस रिटेलिंग इंडस्ट्री में। वो अभी हम देखें तो 77,000 स्टोर्स उनके चल रहे हैं अभी दुनिया भर में। 18 देशों में है उनके ये स्टोर्स, और अभी वो इंडिया में भी आने वाले हैं, और वो अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एज वेल। रिलायंस रिटेल वेंचर्स का हम लोग देखें जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है एज ऑफ FY21 वो था 1,57,629 करोड़, और उनका प्रॉफिट था 5,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो ये डील उनके कन्वीनियंस रिटेलिंग बिजनेस को श्योरली पुश करेगा और बेनिफिट करेगा रिलायंस रिटेल को, एंड 7-Eleven आ रहा है अभी इंडिया में हुई। शुक्रिया विनय।
वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है मनी मंत्र के नवरात्र स्पेशल में आज, और साथ ही आज के हमारे स्वदेश हीरो की कहानी। बने रहें। Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more. स्वदेशी अर्थव्यवस्था के समाचार अब आपको मिलेंगे ईटी नाउ स्वदेश पर। ईटी नाउ स्वदेश की सभी टीम मेंबर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और दर्शक निश्चित रूप से अभिलाषी होंगे कि नव भारत के निर्माण में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में हिंदुस्तान किन बुलंदियों को छू रहा है। लीगल टेंडर नहीं है। देखिए, जब हम किसी लीगल करेंसी की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, यानी कि वो उसकी वो लीगल टेंडर है। ये ना तो लीगल टेंडर है और ना ही किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। यानी कि यदि आप सोना होल्ड करते हैं या रियल एस्टेट है या इक्विटी शेयर्स हैं तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड के हिसाब से काम करता है। यानी कि इसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा, अगर डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इसका प्राइस नीचे हो जाएगा। तो पूरा इसमें स्पेकुलेशन होता है। इसके लिए निवेशकों को इससे दूर रहना चाहिए। भले ही पिछले समय में हमने देखा कि बहुत सारे निवेशकों ने इसमें प्रॉफिट भी अर्न किया, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है। आपकी कैपिटल पूरी की पूरी कभी भी पूरी इरोड हो सकती है। एब्सोल्युटली, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बुनियादी पोर्टफोलियो पर बने रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र है जिससे आपको बचना चाहिए। अब ऐसे में अगर किसी को कोई विकल्प डेट में चुनना ही हो क्षितिज, तो किस तरह का विकल्प चुने और किन धाराओं पर वो चुने, किस तर्ज पर चुने? कविता, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आप प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड कोई ले रहे हैं तो उसका अंडरलाइंग मैच्योरिटी इन लाइन विद आपके हॉराइजन के साथ होना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए पैसा लगाया है, जो ड्यूरेशन जो है, जो भी बॉन्ड अंडरलाइन उसकी एवरेज मैच्योरिटी 2.25 से 3 साल होनी चाहिए, ताकि आपका जो मार्क टू मार्केट रिस्क है वो निगेट हो गया, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी भी 3 साल के बाद है और आपको पैसे की जरूरत भी 3 साल के बाद है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखिए एवरेज मैच्योरिटी ऑफ अंडरलाइंग पोर्टफोलियो 5 साल होना चाहिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ज्यादातर अगर करना ही है तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, अदरवाइज उसे अवॉइड करें। बिल्कुल, तो जिस भी तरह के निवेश विकल्प में जहां तक डेट की बात है आप निवेश कर रहे हैं तो पहले उसकी बारीकियां समझिए, जानिए कि वो आपको सूट करता है या नहीं करता और ब्याज दरों से उसकी कनेक्शन क्या है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महंगे आईपीओ से आपको बचना चाहिए। तरह तरह के आईपीओज आ रहे हैं, अलग अलग तरह की थीम्स और व्यवसाय के आईपीओज आ रहे हैं। पंकज जी, बहुत ज़्यादा लोगों में इसको लेकर रुझान भी है, हमने देखा भी है जिस तरह के रिस्पॉन्स मिले हैं तमाम आईपीओज को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर आईपीओ बहुत ही अच्छा आ रहा है, अच्छी कंपनी की तरफ से आ रहा है, तो आपको मुनाफा भी वो बड़ा करके देगा, आप नुकसान भी यहाँ पर झेल सकते हो। कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल कविता, एक बड़ी आम धारणा है कि आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं तो सेफ है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आईपीओ में जो प्राइस डिसाइड होता है वो प्राइस कोई ऐसा नहीं कि वो बुक वैल्यू है उस कंपनी की, उसमें प्रीमियम भी होता है। अब ये प्रीमियम जितना ज्यादा होगा उतना ही रिस्क ज्यादा है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लिस्टिंग पे गेन होते हैं और ऐसे मार्केट में जब रैली होती है तो उस वक्त आपको गेन दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा देखा भी गया है पास्ट में कि बहुत सारे आईपीओज अपने ऑफर प्राइस से कम पर लिस्टेड होते हैं। और सेकंड थिंग, ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग के 1-2 दिन के बाद ही प्राइस करेक्ट हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। और अब बात हमारे आज के स्वदेश हीरो की। कहते हैं कि अमीरी की चाह कोठी तक और गरीबी की चाह रोटी तक। 20 साल पहले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कुछ ऐसा ही देखा, जिसके बाद वो एक भूखे की भूख की तड़प समझे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बच्चों की थाली कभी भूखे पेट की तरह खाली नहीं रही। आज बात उसी अक्षय पात्र संस्था की जो 20 सालों से दुनिया भर के बच्चों का पेट भर रहा है।
दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। सादत हसन मंटो ने ये कई किस्म की भूख के लिए कहा है, लेकिन चाहे मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ अब्राहम मास्लो हो या कोई आम आदमी, ये सभी जानते हैं कि खाना ही इंसान की पहली ज़रूरत है। पेट भरने की मजबूरी में बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, इस सोच से शुरू हुआ अक्षय पात्र। इस पहल से हर दिन 18 लाख बच्चों को पौष्टिक खाना देने का काम किया जा रहा है। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन जो कभी भोजन से खाली ना हो, और इसी सोच से अक्षय पात्र फाउंडेशन सरकारी स्कूलों में हर दिन मिड डे मील मुहैया कराने का काम कर रहा है। आज देश भर में लाखों बच्चों के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रहे इस संस्थान ने साल 2000 में बेंगलुरु में 5 स्कूलों से इस पहल की शुरुआत की थी। उस वक्त तकरीबन 1500 बच्चों के लिए फाउंडेशन खाना तैयार करता था। अब अक्षय पात्र 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 19,000 से ज्यादा स्कूलों तक खाना पहुंचाता है। इतना बड़ा सफर तय करने की शुरुआत इस सोच से हुई कि आपके आसपास कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। संस्थान के मुताबिक इस्कॉन के संस्थापक रहे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपद ने देखा कि कुछ बच्चे खाने के लिए सड़क के कुत्तों से छीना झपटी कर रहे थे, और इसी दृश्य से उन्होंने तय किया कि 10 मील के दायरे में कोई भी बच्चा भूखा पेट ना रहे। संगठन की सफलता आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सरकार के लिए स्कूलों में मिड डे मील के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करने का उदाहरण बना अक्षय पात्र। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश के सरकारी स्कूलों में एक वक्त का पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। देश भर में अब अक्षय पात्र के 53 किचन हैं जो इस पहल को सफल बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इन किचन में किस तरह काम होता है। दिल्ली के इस किचन से न सिर्फ हजारों लोगों के लिए खाना तैयार होता है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, अक्षय पात्र का जो है हमारा मिशन यही है कि कोई भूखा न रहे। ऐसे हमारा वो उद्देश्य अक्षय पात्र का जो फाउंड हुआ था श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन का हरे कृष्ण का आंदोलन का आचार्य है, उनका आशा पूर्ण करने के लिए ये फाउंड किया गया था अक्षय पात्र। पहले बेंगलुरु में शुरू हुआ था। सो हमारा किचन जो है ये कुक्ड मील्स डिलीवर करने के लिए गेयर्ड अप है। ये तो इसमें पहला है कि हम एक राइस कॉर्डन करते हैं। ये कॉर्डन जो है आप देख रहे हो, ये कॉर्डन इसमें लगभग ये तो 500 लीटर का कैपेसिटी है। इसमें लगभग मान लीजिए अबाउट जो बच्चे मिड डे मील्स के लिए करते थे हम, तो लगभग एक 1500 बच्चों के लिए खाना इधर आसानी से बन जाता है, 15 मिनट में बन जाता है। तो इसमें स्पेशली हम यूज़ कर रहे हैं गैस कुकिंग होता है, इसमें गैस फ्यूल्ड है ये, और इसमें पानी जो है सोलर से पहले हीट होके आता है इधर, और पानी को गर्म करते राइस करके हम करते हैं। 15 से 20 मिनट में 1500 बच्चों का खाना आसानी से बन जाता है। बड़े लोगों को मान लेंगे तो 800 लोगों का खाना इसमें 15 मिनट में बन जाता है। गरम रहता है, बहुत पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है इसमें। सो ये कॉर्डन जो है हमने बहुत इनोवेशंस किया था, पहले डेवलपमेंट भी किया था। पहले स्टीम में कर रहे थे, अभी गैस में कर रहे हैं। अब इनोवेशन चलता ही रहता है हमारा। आप ये कह रहे हैं कि इसको गर्म करने के लिए आप सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, 15 मिनट में खाना तैयार हो सकता है। इसमें टारगेट क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है? जैसे आप लोग सुबह में पूरे दिन में कितनी बार कुकिंग करते हैं और कितनी बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? देखिए, हमारा जब मिड डे मील चलता है तो ज़्यादातर हम इधर दोपहर को ही 10 से 11 बजे के आसपास लंच को सर्व करना पड़ता है स्कूलों में। अभी कोविड के समय में हम लंच और डिनर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होता है। प्लानिंग जो शुरू होता है सुबह ही हो जाता है। तो ये इसमें ये होता है कि वेजिटेबल कटिंग होता है, ये कुकिंग राइस का क्लीनिंग होता है, और वीट का पूरी का भी फ्राइंग होता है। तो ये सब एज पर मेनू होता है, एक हफ्ते में एक मेनू होता है, उसके हिसाब से हम करते हैं। हमने इधर भी कोविड में भी कुक मील्स हम सर्व कर रहे हैं, 2-3 जगह पे कर रहे हैं। ऐसे 3 किचन है इधर दिल्ली में, सब जगह से हम करा रहे हैं फीडिंग। सो लगभग हर दिन अभी 20,000 लोगों का खाना बनता है इस तीनों में। ओके, मतलब सिर्फ दिल्ली में 3 किचन में डेली जो है रोजाना आप 20,000 लोगों का खाना बना रहे हैं। और जब स्कूल चलता है तो इनमें लगभग अबाउट 80,000 लोगों का खाना बनता है। बच्चों का खाना बनता है पूरा। पैन इंडिया या फिर दिल्ली में? सिर्फ दिल्ली में। ओके, और पैन इंडिया? पैन इंडिया हमारा जो है लगभग 19 लाख बच्चों का खाना हर दिन बनता है।
और इस कोविड के समय में लगभग 5-6 लाख का हर दिन खाना हमारे किचन में बनता है। हमारा 58 लोकेशंस पे हमारा किचन है। हम तो 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हम काम कर रहे हैं और ये 2000 से हम शुरू किया था। जो स्पेशली कोविड के टाइम में जब स्कूल्स बंद हैं, उस वक्त आप किसको सर्व करते हैं फूड? इस दौरान में आपने किसको किया? कोविड के समय में जब हम क्योंकि स्कूल हो तो बंद है, मिड डे मील चल नहीं रहा है, तो हम 2 तरीके के काम कर रहे हैं। एक कुक्ड मील्स कर रहे हैं और जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ पर बस स्टॉप्स हो या कोई स्लम्स हो, जहाँ पर जो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका काम चला गया है, उनका जो रोज़गार चला गया है, उनका कमाई चला गया है, तो उनको एक मील बहुत मायने रखता है। तो जैसे नाइट शेल्टर्स है दिल्ली में, उधर हम सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग ठहरे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। और इधर shall we just go back and see our kitchen, our one more दाल कॉल्डन। एक ये दाल कॉल्डन है, देखिए, हाँ ये दाल कॉल्डन है, ये 1200 लीटर कैपेसिटी का है। सो इसमें 2 घंटे में लगभग 8000 बच्चों का खाना बनता है। अडल्ट का मान ले तो 5000 लोगों का खाना इसमें 2 घंटे में बन जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस साइज में 2 घंटे के अंदर 8000 लोगों का खाना बना सकते हैं। हाँ, 8000 लोगों का, बच्चों का, और बड़े लोगों का मान लीजिए, अडल्ट्स का मान लीजिए 5000 लोगों का खाना इसमें आसानी से बन जाता है। इसमें पौष्टिकता भी मेंटेन रहता है। इसमें दाल और इसमें पुलाव भी बना सकते हैं, 2-3 आइटम भी बना सकते हैं इसमें। भारत में कोविड-19 की महामारी ने अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुंचाई कि लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ऐसे समय में अक्षय पात्र ने जिम्मा उठाया जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का। सफाई कर्मचारियों से लेकर शमशान पर काम कर रहे लोगों के लिए भी संस्थान ने कोविड के दौरान भोजन की व्यवस्था की। इतने बड़े स्तर पर कोई भी मुहिम चलानी हो तो पैसे की भी उतनी ही बड़ी जरूरत होती है, लेकिन कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस सफर में सबसे पहले मदद मिली मोहनदास पै से। संस्थान के मौजूदा चेयरमैन मधु पंडित दास ने मोहनदास पै के साथ मिलकर जुलाई 2000 में पहला किचन शुरू किया था। उसके बाद दुनिया भर से मदद मिलती गई। सरकार भी इस कारवां का हिस्सा बनी और अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जा रहा है। कॉर्पोरेट पार्टनर्स में कंपनी के साथ इन्फोसिस फाउंडेशन, NMDC, डॉइश बैंक, ब्लू डार्ट, क्रेडिट स्विस, डीमार्ट, GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, HPCL, JSW जैसे ढेरों नाम हैं। 2 दशकों के सफर में करोड़ों बच्चों और जरूरतमंदों तक न सिर्फ भरपेट खाना पहुंचा है, बल्कि ये उनके लिए एक मौका बना है कि वे शिक्षा से लेकर सेहत तक अपने सर्वांगीण विकास पर पूरी एनर्जी लगा सकें। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। तो इस बेमिसाल काम को करने में किस तरह की चुनौतियां आई और शुरुआत कैसे हुई, पूरा सफ़र कैसा रहा, बारीकी से इसको समझते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के CEO श्रीधर वेंकट। स्वागत है आपका श्रीधर जी हमारे इस खास पेशकश में, और आप साफ तौर से हमारे आज के स्वदेश हीरो हैं। और पहला सवाल आपसे यही होगा कि शुरुआत की अगर हम बात करना चाहें, जब सफ़र की शुरुआत हुई तो किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने, और ओवरऑल कुल मिलाकर अब तक सफ़र कैसा रहा? जब अक्षय पात्रा शुरू हुआ था इनिशियल ईयर में सन 2000 में, तब हम लोगों ने 1500 बच्चे हर रोज और 5 स्कूल में खाना देना शुरू किया, बच्चों को मध्याह्न भोजन। इनिशियल ईयर में जो चैलेंज मेनली था कि इतना फंड कहां से लेके आए, बिकॉज हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो गवर्नमेंट देता था उसके ऊपर जो कॉस्ट है अक्षय पात्र को रेज करना होता, और किचन बनाने के लिए फंडिंग अक्षय पात्रा डोनर्स, इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट एंड फाउंडेशन रेज करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज ये था कि फंड रेजिंग कैसे करें इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हर रोज, तो वो एक चैलेंज था। तो अक्षय पात्रा ने बेस्ट प्रैक्टिस इन फंड रेजिंग अडॉप्ट किया, एक अच्छा टीम बनाया जिसको हार्ट है इस प्रोग्राम के लिए, और उन्होंने मिलकर काम किया, टीम वर्क किया और इस मुकाम तक अक्षय पात्रा को पहुंचाया। तो एक बिगेस्ट चैलेंज ये था कि कैसे फंड रेज करें, दैट इज नंबर 1। दूसरा चैलेंज था कि इतने
बच्चों को खाना इतने कम समय में कैसे पहुंचाया जाए। तो उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का काफी मदद लिया। जैसे कि हम लोग जब नॉर्थ में गए तो नॉर्थ इंडियन बच्चे रोटी खाते हैं हर रोज, तो हजारों तादाद में रोटी कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए रोटी मेकिंग मशीन का आविष्कार किया अक्षय पात्रा ने। और अभी अगर आप देखोगे तो 40,000 रोटियां प्रति घंटे बनाने की क्षमता है अक्षय पात्रा की मशीनों में, और ये इंडिजिनसली डेवलप किया है अक्षय पात्रा की टीम ने बाकी इंजीनियर्स के साथ। तो ये सेकंड चैलेंज था कि कैसे इतने बच्चों को खाना कम समय में पहुंचाया जाए, सेकंड था। तीसरा ये था कि जब आप खाना पहुंचाते हो बच्चों के लिए तो क्वालिटी काफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी, हाइजीन, न्यूट्रिशन। सो हम लोगों ने क्वालिटी टीम की स्थापना की और मॉनिटरिंग को बढ़ाया और काफी एनकरेज किया हमारे स्टाफ को जो किचन में काम करते हैं, अवेयरनेस बिल्डिंग के थ्रू, टीम वर्क के थ्रू, ताकि वो लोग क्वालिटी पे काफी ध्यान दे। और ऐसे करते करते हम लोगों ने करीबन 350 करोड़ मील्स अभी तक अक्षय पात्रा ने डिस्ट्रीब्यूट किए मिड डे मील में और इस मुकाम पे पहुंचा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम महामारी के दौर की बात करें तो महामारी चुनौतीपूर्ण साल रहा है। स्कूल बंद हुए तो अक्षय पात्र किस तरह से लोगों की मदद करने के लिए आगे आया, कुछ अपने अनुभव के बारे में बताइए। महामारी फैली, पैंडेमिक फैला तो स्कूल्स तो बंद हो गए थे और अक्षय पात्र का जो कैपेसिटी है, क्षमता है जो, वो करीबन 20 लाख मील्स की है एक शिफ्ट में। तो हम लोगों ने क्विकली अपने स्ट्रैटेजी को रिपर्पस किया, फूड फॉर एजुकेशन से फूड फॉर रिलीफ, और हम लोगों ने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाया। एक तो कुक्ड मील, जो माइग्रेंट लेबरर्स को, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हमारे किचन से करीबन 20 स्टेट्स में ये काम किया। दूसरा ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें करीबन 42 दिन की ग्रोसरी होती है, अगर 2 वक्त देखा तो 21 दिन की ग्रोसरी किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो 2 pronged स्ट्रैटेजी, एक तो ग्रोसरी किट और दूसरा कुक्ड मील, जो माइग्रेंट लेबरर्स है, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, रिमोट एरियाज में जो लोग हैं जिनको भूख के कारण काफी मुश्किलें होती है, उन तक पहुंचाया गया खाना। और अभी तक अक्षय पात्रा ने एज ऑन डेट करीबन 17 करोड़ से ऊपर सर्विंग्स की है। महामारी मार्च 2020 में जब ब्रेक हुई थी, तब से अभी तक अक्षय पात्रा ने ओवर 17 करोड़ सर्विंग्स किया है। और हमने और काफी इनोवेशंस किए हैं, जैसे कि शक्ति किट बनाया, हैप्पीनेस किट बनाया बच्चों के लिए। शक्ति किट, अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किए, करीबन 15,000 लोगों को वैक्सीनेट किया अक्षय पात्रा ने बाकी हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन में। और ये हमारे जो वॉलंटियर्स है, अक्षय पात्रा स्टाफ है, इन लोगों ने सब मिलके ये काम किया है। हमारे जो कॉर्पोरेट डोनर्स है, इंडिविजुअल डोनर्स है, और काफी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से। अक्षय पात्रा जो भी है, ये हमारे कॉर्पोरेट डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और ब्यूरोक्रेट जो काम करते हैं, उन्होंने साथ मिलके काम किया है, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी भी अक्षय पात्रा रेडी है आगे का कोई चैलेंज हो तो आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम संस्था के बारे में कुछ और जानना चाहें आपसे, तो ये बताएं हमें कि आखिर संस्था का नेटवर्क कितना बड़ा है, और रोजगार की जहाँ तक बात है तो कितने लोगों को रोजगार मिला है अब तक? हमारे यहाँ भी अक्षय पात्रा में प्री कोविड टाइम में जब 18 लाख बच्चों को खाना जाता था, तो करीबन 7,000 एम्प्लॉइज है अक्षय पात्रा में। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे यहाँ मेजॉरिटी अक्षय पात्रा के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं, अक्षय पात्रा के ड्राइवर्स और अक्षय पात्रा के वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ कुछ जगह में हम लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है, पर सुपरविजन जो अक्षय पात्रा के एम्प्लॉइज करते हैं। आउटसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में जब बोल रहा हूँ, गाड़ियां आउटसोर्स है, करीबन 2000 गाड़ियां अक्षय पात्रा में अक्रॉस द कंट्री, उसमें से करीबन 550 से 600 गाड़ियां जो है आउटसोर्स है, बाकी सब अक्षय पात्रा हैंडल करता है। तो मेजॉरिटी जो काम है अक्षय पात्रा के थ्रू होता है।
बिल्कुल, लेकिन अब प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो है अब मिड डे मील की जगह ले लेगी। इससे क्या आपके कामकाज पर किसी तरह का असर या ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा? किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है पीएम पोषण योजना, बहुत वेलकम स्कीम है। इसमें स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये है कि न्यूट्रिशन पे फोकस है और अक्षय पात्रा ये स्ट्रेटजी काफी सालों से फॉलो कर रहा है। सो इसका अक्षय पात्रा में ये फायदा होगा कि प्री प्राइमरी के बच्चों को भी हम लोग कवर कर पाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स लाइक न्यूट्रिशन अपना गार्डन जो है इन स्कूल्स जो अक्षय पात्रा ने पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसका जो स्केल अप होएगा तो वो काफी वेलकम स्कीम है। इसके कारण बच्चों को काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बच्चों के सेहत पे इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट और असर पड़ेगा और आउटले भी बढ़ाया हुआ है। तो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू सर्व, काफी बच्चों को हम लोग सर्व कर पाएंगे इस स्कीम के थ्रू। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस मुहिम में आगे बढ़ते रहें और सफलता आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे आज बात करने के लिए। स्वदेशार में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी भाषा, अपनी रीत, अपने सुर है, अपना संगीत, अपने पर्व है, अपने देश दिखलाने आया स्वदेश। अपने पर्व है, अपने देश दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश, 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 स्वदेश। अपने रंग, अपने रंग, अपने लोग हैं, अपने संग, अपनी बातें और उपदेश बदलाने आया स्वदेश, समझाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश, 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 स्वदेश। Channel partner National Stock Exchange. Channel